वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो भी आज की वीडियो में है चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। भी इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए रिवाइज होने वाले हैं सो दैट आप लोग एग्जाम में आने वाली हर एक प्रॉब्लम को ईजिली सोल्व कर पाएँ। सो भी स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। क्या होते हैं भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? दीज आर दी स्पेशल टाइप ऑफ द कंपाउंड्स विच कंटेन्स ए सेंट्रल मेटल एटम और द आयन, जो कि यहाँ पर एग्जाम्पल में है दैट इज दी Fe, सराउंडेड बाय ए नंबर ऑफ दी ऑपोजिटली चार्ज आयंस और दी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, जिसके आसपास कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या फिर ऑपोजिटली चार्ज मॉलिक्यूल्स जुड़े हों, जो कि यहाँ पर है भी Cn दैट इज दी साइनाइड आयंस। मोर देन इट्स नॉर्मल वैलेंसी, मतलब अब देखो भी नॉर्मली तो आयरन की वैलेंसी +2 या फिर +3 होती है, बट यहाँ पर हमने 6 साइनाइड आयंस को यहाँ पर आयरन के साथ अटैच किया है। सो ये जो कंप्लीट स्पेसिस बनती है भी, जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में शो किया है, दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये हमारा मेन पार्ट बनता है। तो यही कॉम्प्लेक्स आयन एक तरह से बन जाता है। तो इसके बाहर कुछ ऑपोजिटली चार्ज आयंस अटैच हो जाते हैं। जो भी इस कॉम्प्लेक्स पर चार्ज आएगा उसके ऑपोजिट कुछ बाहर आयंस लग जाएंगे। जैसे यहाँ पर पोटाशियम जुड़े हैं 4 आयन, तो इसको बोलते हैं भी काउंटर आयंस। तो ये पूरा क्या बन गया अभी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें खासियत क्या है अभी, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने चीज को शो किया है वो अपनी आइडेंटिटी में ही रहती है, वो वाटर में जाकर आयंस बिल्कुल नहीं बनाती। तो अगर हम इस पूरे कॉम्प्लेक्स को वाटर में ऐड करते हैं तो ये ब्रेक होकर इन 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ये स्क्वायर पार्ट, ब्रैकेट वाला पार्ट यहाँ पर अलग आयन बनाएगा और ये पोटाशियम पॉजिटिव आयंस अलग निकल जाएंगे। तो इस तरह से ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है यही हमारा मेन पार्ट रहता है। इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी। ठीक है अभी, तो इसको कॉम्प्लेक्स आयन भी बोल सकते हैं क्योंकि इस पर चार्ज बना है 4 नेगेटिव, क्योंकि बाहर जुड़े थे पोटाशियम पॉजिटिव। तो ऐसे आप लोग किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ब्रेक कर कर उसके आयंस को चेक कर सकते हैं भी कौन से आयंस यहाँ पर बनने वाले हैं। अब देखो भी आयरन के साथ कितने Cn आयन अटैच थे भी 6, तो इसका मतलब आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। ठीक है, अब ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल जो हमारा आयन था उसके साथ जो भी यहाँ पर आयंस या फिर एटम्स जुड़े हैं इनको क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड दी लिगेंड्स। ठीक है, तो ये यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे विद दी सेंट्रल मेटल आयन, तो इनको बोलेंगे भी लिगेंड्स। तो आगे हम इनके बारे में ही रीड करने वाले हैं कि व्हाट आर दी लिगेंड्स। ठीक है भी, लिगेंड्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स या फिर एटम भी हो सकता है या फिर कोई ऐसा यहाँ पर आयन भी हो सकता है विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल एटम और आयन जो भी सेंटर में है, ठीक है, टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल या फिर आयन जो अपने लोन पेयर को डोनेट करके सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनाएं, उसके साथ अटैच हो जाएं, इनको बोलते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स की जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स आप लोगों ने याद रखनी है भी, सबसे पहली टाइप है भी यूनिडेंटेंट लिगेंड, जो कि सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि एक लोन पेयर ही अपना डोनेट करेंगे। जैसे कि अमोनिया हो गया, वो अपना एक लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। सो देयरफॉर ऑल दीज लिगेंड्स आर लुईस बेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर OH आयन भी बन सकता है भी, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, साइनाइड आयन बन सकता है, NO2 यहाँ पर आयन बन सकता है, यहाँ पर क्लोराइड आयन, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, ये सभी ही यूज हो सकते हैं एज ए यूनिडेंटेंट लिगेंड, जो कि एक लोन पेयर डोनेट कर कर एक बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, इतना पता चल गया अभी। अब ऐसे एग्जांपल होती हैं भी डाइडेंटेंट लिगेंड्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखना, जो 2 बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, जो अपने 2 लोन पेयर्स को डोनेट करेंगे और इसमें 2 बॉन्ड्स बनाएंगे विद दी सेंट्रल मेटल आयन और दी एटम। जैसे कि सबसे पहली एग्जांपल है भी हमारी ईथेन 1,2 डाइअमाइन, जिसको इन शॉर्ट हम लोग EN के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में हम लोग इसे EN के साथ ही डिनोट करते हैं। इसका नेम क्या यूज करेंगे भी? ईथेन 1,2 डाइअमाइन, यानी कि ईथेन यानी कि 2 कार्बन के साथ 2 यहाँ पर अमाइन ग्रुप जुड़े हैं, दोनों नाइट्रोजन अपना अपना लोन पेयर डोनेट कर कर 2 बॉन्ड्स बना सकते हैं। ठीक है भी, यहाँ पर डबल बॉन्ड बिल्कुल नहीं बनता भी, यहाँ पर 2 बॉन्ड्स बाय 2 डिफरेंट एटम्स बनाए जाते हैं।
इतना क्लियर है अभी। ऐसे अभी ऑक्सोलेट आयन, इसको OX के साथ डिनोट करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड के हमने H पॉजिटिव्स को रिमूव कर दिया, तो ये दोनों ऑक्सीजन एटम अपने अपने बॉन्ड्स बना सकते हैं बाय डोनेटिंग द लोन पेयर। ऐसे अभी ग्लाइसिनेट आयन, जिसको कि हम लोग ग्लाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी एक तरफ NH2 है और दूसरी तरफ है भी यहाँ पर COO1 नेगेटिव आयन, तो यहाँ से लोन पेयर डोनेट करेगा N और यहाँ से ऑक्सीजन करेगा, तो ऐसे ये अपने 2 बॉन्ड्स बना सकते हैं। ठीक है भी, तो ये कुछ एग्जांपल्स याद रखना, आगे यूज़ होंगी। ऐसे ही होते हैं भी कुछ पॉलीडेंटेंट लिगेंड्स, जिसकी आप लोगों ने एग्जांपल याद रखनी है। EDTA ये टोटल 6 बॉन्ड्स बना सकता है। इसमें क्या फार्मूला होता है भी, इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट, 4 भी यहाँ पर एसीटेट ग्रुप यानी कि COO नेगेटिव 4 ग्रुप होते हैं और 2 होते हैं अमाइन ग्रुप, तो ये टोटल 6 हो गए, तो ये 6 बॉन्ड्स बना सकते हैं 6 लोन पेयर्स को डोनेट करके। इसकी डेंटिसिटी 6 हो जाती है। डेंटिसिटी मीन्स दैट कितने वो बॉन्ड्स बना सकते हैं विद दी सेंट्रल मेटल आयन। इतना क्लियर हो गया अभी। इसके अलावा होते हैं भी एक यहाँ पर एबिडेंट लिगेंड्स। एबिडेंट होते हैं भी, होते तो ये मोनोडेंटेंट है, यानी कि बनाएंगे तो ओनली 1 बॉन्ड, बट ऑप्शन इनके पास 2 होते हैं, यानी कि दीज कैन कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल एटम थ्रू मोर देन 1 साइट। इनके पास 2 ऑप्शन होते हैं भी बॉन्ड्स बनाने के, बट एक टाइम पर ये अपना एक साइड से ही बॉन्ड बना सकते हैं। जैसे कि CN है भी, ये C से भी बॉन्ड बना सकता है या फिर N के साइड से भी बॉन्ड बना सकता है, बट दोनों में से एक साइड ही वो अपनी यूज करेगा बॉन्ड बनाने के लिए। ऐसे भी NO2 होता है, वो यहाँ पर N से बॉन्ड बना सकता है या फिर ऑक्सीजन से बॉन्ड बना सकता है, तो ऐसे लिगेंड्स को बोलते हैं भी एबिडेंट लिगेंड्स। ठीक है, आगे आती है भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज दी किलेशन। किलेशन क्या चीज है भी, जब एक बाइडेंडेंट यानी कि जो 2 बॉन्ड्स बनाता हो या फिर पॉलीडेंडेंट जो मोर देन 2 बॉन्ड्स बनाता हो, लिगेंड्स विच फॉर्म मोर देन 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स इन सच ए वे दैट रिंग इज फॉर्म्ड। ठीक है, जब एक बाइडेंडेंट या फिर पॉलीडेंडेंट लिगेंड्स अपने बॉन्ड्स बनाएं विद द सेंट्रल मेटल आयन और एटम के, वहां पर एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन जाए, इसको बोलते हैं भी किलेटिंग लिगेंड। और इसके साथ जो हमारे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है, इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं भी किलेशन। ठीक है, किलेशन क्या है कि कोई बाइडेंडेंट या फिर पॉलीडेंडेंट लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ अटैच हो जाए, जिसके साथ वो उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर दे, रिंग जैसी वहां पर एक स्ट्रक्चर बना दे, इसको बोलते हैं भी किलेशन। फॉर एग्जांपल, कोबाल्ट के साथ अगर EN यानी कि ईथेन 1,2 डाइअमाइन अटैच हैं, कितने जुड़े हैं भी 3, तो टोटल 6 बॉन्ड बन गए, क्योंकि एक ने 2 बनाने हैं, टोटल इसने 6 बॉन्ड बना लिए। दिस इज मोर स्टेबल देन दी कोबाल्ट के साथ अगर 6 यहाँ पर अमोनिया जुड़े हैं तो। ठीक है, क्योंकि इसमें एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर्स बन जाएंगी और क्या हो जाएगी भी, किलेशन हो जाएगी। क्लियर है? ठीक है, तो आगे कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको आइडिया होगा भी कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब देखो भी, ये है कोबाल्ट, दिस इज द सेंट्रल मेटल एटम, इसके साथ जुड़े हैं भी EN यानी कि ईथेन 1,2 डाइअमाइन। EN अब बाइडेंडेंट है, ये 2 बॉन्ड्स बनाता है, तो ये टोटल जुड़े हैं भी यहाँ पर 3, तो कितने बॉन्ड बन गए भी 3 × 2 दैट इज दी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बन चुके हैं। सो देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इज द 6। सिमिलरली यहाँ पर 2 ब्रोमीन जुड़े हैं, उसके 2 बॉन्ड्स होंगे। अब EN 2 जुड़े हैं, एक ने 2 बॉन्ड बनाने हैं, सो 2 × 2 इसका लिए हो गया, तो 4 + 2 हो गया अभी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। तो मोस्ट कॉमनली हम लोग 6 कोऑर्डिनेशन नंबर और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले ही कॉम्प्लेक्सेस के बारे में इस साल स्टडी करते हैं भी। ठीक है, ऐसे यहाँ पर ऑक्सोलेट है। ठीक है, ये C2O4, दिस इज दी ऑक्सोलेट आयन, ये भी एक बाइडेंडेंट है, ये कितने जुड़े हैं भी 3, सो 2 × 3 इसके लिए भी कितना हो गया, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इसमें से कोऑर्डिनेशन नंबर को सोल्व कर सकते हैं। इतना क्लियर हो गया अभी? चलो, अब यहाँ पर एक बात आप लोग और यहाँ से और याद रख सकते हैं कि अगर सभी लिगेंड्स सेम जुड़े हों, जैसे यहाँ पर सभी ऑक्सोलेट हैं, तो इसको बोलते हैं भी होमोलेप्टिक। ठीक है, ये हमारा होमोलेप्टिक हो गया। अगर लिगेंड्स मोर देन 1 टाइप हों, जैसे यहाँ पर एक Br है, एक EN है, यानी कि 2 अलग अलग टाइप के लिगेंड जुड़े हैं, इसको बोलते हैं फिर दैट इज दी हेट्रोलेप्टिक। ठीक है, तो ये बन गया अभी आपका दैट इज दी हेट्रोलेप्टिक। क्लियर है अभी?
चलो तो आगे चलते हैं। कुछ IUPAC नेमिंग आपने इनकी कैसे करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी इस चैप्टर में से, इसको ध्यान से जरूर सुन लेना। तो सबसे पहले आपको कोई भी कम्प्लेक्स दिया है, आपने उसको ब्रेक करना है, उसके आप लोगों ने यहाँ पर आयंस बनाने हैं। अब देखो बाहर वाले आयन के बारे में हमें आइडिया होता है, जैसे कि Cl है, Cl पर क्या चार्ज आता है अभी -1, तो 2Cl है, तो यहाँ पर क्या बन गया अभी 2 क्लोराइड आयन। इससे ऑपोजिट चार्ज हमारा कम्प्लेक्स आयन पर आ जाएगा, आ गया अभी 2 पॉजिटिव चार्ज। अब देखो पॉजिटिव पार्ट का नाम आप लोगों ने पहले लिखना है, ठीक है, और जो नेगेटिव पार्ट है जो कि बाहर के आयंस हैं उसका नाम आप लोगों ने बाद में लिखना है। क्लियर है? अब देखो भी कम्प्लेक्स में लिगेंड्स के नाम आप लोगों ने लिखने हैं भी पहले, ये दोनों हैं, और सेंट्रल मेटल एटम का नाम आपने लिखना है लास्ट में। लिगेंड्स हैं, एक जुड़ा है अमाइन, एक जुड़ा है Cl दैट इज दी क्लोराइडो, तो जिसका नाम अल्फाबेटिकली पहले आता है, जो यहाँ पर अमाइन है A से शुरू होता है तो उसका नाम आगे लिखेंगे और C से शुरू होने वाला नाम हम लोग बाद में लिखेंगे। इतना क्लियर हो रहा है अभी? चलो अब अमाइन कितने जुड़े हैं अभी, दैट इज दी 5, तो उसके लिए यूज किया जाएगा अभी यहाँ पर यह पेंटा। अमोनिया के लिए हम लोग नाम यूज करते हैं अमाइन, स्पेलिंग में 2 M यूज करने हैं, ऐसे ही सेम यूज करने हैं। पेंटा अमाइन, कोई स्पेस नहीं रखनी बीच में। Cl एक जुड़ा है, ओनली सिंगल है, तो इसका नाम यूज करते हैं भी क्लोराइडो, 2 होते तो डाई क्लोराइडो, तो पेंटा अमाइन क्लोराइडो। कोबाल्ट, साथ में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है, ठीक है, जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दें, और बाहर के आयन का नाम लिखने के लिए स्पेस देकर उसका नाम लिख दें। कितने बार हमारे आयन है, जैसे यहाँ पर 2 है 3 है, उसको बिल्कुल नहीं मेंशन करना, सिंपली आप लोगों ने शो कर देना है कि क्लोराइड जुड़ा है। जो अंदर हैं उनको आपने अच्छे से मेंशन करना है कि वो 2 हैं 3 हैं, डाई ट्राई टेट्रा, उसके लिए हम लोग ये वर्ड्स यूज कर लेते हैं। क्लियर है? अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों ने कैसे सोल्व आउट करनी है उसको एक बार हम यहाँ पर सोल्व आउट करते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट को सोल्व करने के लिए आपको जो कुछ यहाँ पर भी बेसिक हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो आप लोगों ने ज़रूर पहले याद रखनी है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो CO की हमने सोल्व करनी ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको मैं X मान लूँ। अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0। Cl आयन के ऊपर क्या चार्ज आता है अभी -1, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया अभी X प्लस अमोनिया के लिए 0 है, 0 × 5 वो भी 0 रहेगा। Cl ओनली 1 है तो -1 इक्वल्स टू जो ऊपर चार्ज है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स पर चार्ज है दैट इज दी +2। अब ये 1 दूसरी तरफ गया और 2 में जाकर ऐड हो गया, सो दिस बिकम्स दी +3। तो ऐसे हमने यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंशन कर देना है। क्लियर है? इससे अगली एग्जांपल भी एक्सप्लेन करते हैं भी ऐसे ही। K3FeCN6 है, इसको ब्रेक किया तो पोटाशियम आगे आ गए पॉजिटिव आयन, ये बन गया हमारा दैट इज दी नेगेटिव आयन। पॉजिटिव का नाम आगे लिख लिया अभी पोटाशियम। अब नेगेटिव में जुड़े हैं अभी 6CN, तो इसका नाम क्या बन गया अभी हेक्सासाइनाइडो, ठीक है। CN के लिए क्या यूज करेंगे, साइनाइडो भी यूज कर लेते हैं और साइनो भी यूज कर लेते हैं, दोनों को ही सही माना गया है। क्लियर है? तो हेक्सासाइनाइडो। अब देखो भी आयरन का नाम, अगर तो आपका कॉम्प्लेक्स यहाँ पर दैट इज दी अनाइनिक है, ठीक है, नेगेटिव है, तो आप लोगों ने आयरन का नाम क्या यूज करना है अभी दैट इज दी फेरेट। अगर पॉजिटिव वाला कॉम्प्लेक्स आयन होता तो इसका नेम हम लोग आयरन ही यूज करते सिंपली, तो ये आ गया अभी आयरन फेरेट 3। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिर से सोल्व कर लेना, इसकी X, CN की होती है -1, तो ये बन गई भी X। CN कितने जुड़े हैं अभी 6, सो -1 × 6 -6, ऊपर चार्ज कितना है -3, तो सोल्व किया हमारा +3 बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपने इसके नेम को सोल्व आउट करना है, तो प्रैक्टिस कीजिए, भी प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं भी थर्ड एग्जांपल। दोनों ही पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स आर इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो यहाँ पर अमोनिया की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है अभी 0 और CN की होती है -1। और सिल्वर जो आयन है भी, सिल्वर हमेशा ही +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहता है, तो इसके ऊपर भी टोटल चार्ज आ गया +1 इस वाले कॉम्प्लेक्स पर, तो इसके ऊपर ऑपोजिट आ जाएगा अभी -1, ठीक है। तो ये कंप्लीट कॉम्प्लेक्स का चार्ज है, और जो हमारा सिल्वर है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमेशा +1 ही रहेगी, तो हम लोग एज इट इज़ ही यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। अब पॉजिटिव पार्ट का नाम हमें लिखना है अभी यहाँ पर आगे, तो इसमें 2 अमाइन है, तो डाई अमाइन सिल्वर 1, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव पार्ट था।
अब दूसरी साइड पर जुड़े हैं अभी यहाँ पर CN, तो डाइसाइनाइडो। अब ऊपर चार्ज है अभी नेगेटिव, सो दिस बिकम्स द अनाइनिक कम्प्लेक्स। तो अनाइनिक कम्प्लेक्स में सिल्वर को भी हम लोग चेंज करेंगे टू इट्स नेम, दैट इज द अर्जेंटेट। ठीक है, अगर पॉजिटिव होता ये जो कम्प्लेक्स वाला पार्ट है, ये पूरे का पूरा अगर हमारा पॉजिटिव रहता तो हम इसका नेम जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया था अभी सिल्वर, वही यूज़ कर लेते। बट अब इसके ऊपर टोटल चार्ज है -1, सो इसलिए हम लोग सिल्वर को क्या लिखेंगे भी यहाँ पर अर्जेंटेट। ठीक है, तो ये नाम आ गया अभी अर्जेंटेट 1, ऑक्सीडेशन स्टेट तो वही रहेगी। क्लियर है। इसके बाद एक और एग्जांपल है भी ऐसे ही, तो आगे है एग्जांपल के CO के साथ जुड़े हैं भी NOT, यहाँ पर NO2 3 टाइम्स विद अमोनिया 3 टाइम्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके बाहर कोई आयन नहीं है तो आयनाइज तो ये होगा नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं। NO2 की होती है -1, इसकी होती है 0, ऊपर कोई चार्ज नहीं है, सो X यहाँ पर आ गया अभी 3 इंटू -1 -3, और अमोनिया वाला तो 0 है, ऊपर भी है नहीं चार्ज, तो ये बन गया +3। तो मोस्ट प्रोबेबली मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी पॉजिटिव या फिर 0 हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी अमाइन को पहले लिखेंगे ट्राई अमाइन, NO2 का नाम ट्राई नाई ट्राइटो। अब ये N के साथ अटैचमेंट शो कर रहा है, यहाँ से N के साथ, क्योंकि N हमने आगे लिखा है, सो नाई ट्राइटो N कोबाल्ट 3। ठीक है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखती। अगर इसी में कुछ ऐसी एग्जांपल आ जाए कि NO2 की जगह पर ऐसा शो किया गया हो भी ONO, तो हमें क्या करना है कि ऑक्सीजन से अटैचमेंट हुई है, सो यहाँ से SO4 आयन अलग आ जाएगा, इस पर चार्ज होता है अभी 2 नेगेटिव, तो इस पर चार्ज आ गया हमारा 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी अमाइन जुड़े हैं 5, सो पेंटा अमाइन नाई ट्राइटो O कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व कर लेना भी 3, और बाहर है हमारा सल्फेट। तो ये आप लोगों ने याद रखना है डिफरेंस, यहाँ पर O शो किया गया है और यहाँ पर शो किया गया है B, दैट इज दी N। तो ये हमारी एग्जाम्पल बन जाती है फॉर दी एविडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, सॉरी एविडेंट लिगेंड्स, वो यहाँ पर हमने यूज़ किया है, दैट इज दी NO2। उसी के साथ रिलेटेड ये आप लोगों की यहाँ पर एक एग्जाम्पल बन गई। क्लियर है। इसकी जैसी और एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद है अभी K2 PdCl6, तो इसको हमने ब्रेक किया, 2K पॉजिटिव बन गए और PdCl6 पर चार्ज आ गया अभी 2 नेगेटिव, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व की तो Pd की बन गई +2। अब पोटाशियम बाहर है, पोटाशियम Cl4 जुड़े थे भी टेट्रा क्लोराइडो। अब देखो ये भी यहाँ पर एक अनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, तो अनाइनिक कॉम्प्लेक्स में क्या करेंगे, जैसे आयरन और सिल्वर के नेम चेंज किए थे, अगर किसी का नेम चेंज में ना हो तो उसके नाम के एंड पर हम लोग 8 लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लगाया है पैलेडियम को हमने क्या लिख दिया, पैलेडेट, और साथ में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दी गई है। ठीक है भी। तो ऐसे ही हम लोग अगर H2O वाली एग्जांपल करें, तो यहाँ पर टाइटेनियम के साथ H2O जुड़े हैं और ऊपर पॉजिटिव आयन है, तो नाम इनके सिंपल यूज़ हो जाएंगे। बट यहाँ पर वाटर को क्या नाम देते हैं भी, दैट इज एक्वा, तो 6 एक्वा है, सो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम सिंपल नाम लिख दिया। अगर अनाइनिक कम्प्लेक्स होता तो हम लोग के यहाँ पर क्या करते, टाइटेनियम का नाम हमें चेंज करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव था तो हमने सिंपली टाइटेनियम ही यूज़ कर लिया। टाइटेनियम के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट शो की गई है और साथ में आयन, क्योंकि ये एक आयन की फॉर्म में है। सिमिलरली अगर कुछ ऐसा यहाँ पर आ जाता है अभी कि प्लेटिनम के साथ जुड़े हैं अभी अमोनिया 2, फिर है Cl और फिर है ये CH3NH2, दिस इज कॉल्ड मिथाइल अमाइन, और बाहर है Cl, तो Cl पर चार्ज आएगा अभी -1, इस पूरे कॉम्प्लेक्स पर आ गया अभी +1, तो +1 है प्लेटिनम का नाम, सिंपल प्लेटिनम ही यूज़ हो जाएगा। अब देखो इसका नाम अमाइन है, इसका नाम C से है, इसका नाम शुरू होता है अभी M से, सो हम लोग A वाला नाम आगे लिखेंगे डाईअमाइन, फिर आएगा C वाला क्लोराइडो, फिर आएगा मिथाइल अमाइन, इसको ब्रैकेट में शो किया जाता है क्योंकि इसमें आगे 2 एटम्स अटैच हुए हैं इसलिए। ठीक है, तो फिर आ गया अभी हमारा प्लेटिनम, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाहर था हमारा Cl, दैट इज दी क्लोराइड। क्लियर है। तो आगे चलते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अभी, कोबाल्ट के साथ जुड़े हैं En3, तो En क्या था अभी, ईथेन 1,2 डाईअमाइन। ठीक है, तो जितनी बार हमारे En जुड़े हैं अभी यहाँ पर 3 टाइम्स, तो नॉर्मली हम लोग 3 के लिए क्या यूज़ करते हैं अभी, दैट इज दी ट्राई। बट यहाँ पर डाई ट्राई ये ऑलरेडी नेम के अंदर यूज़ हो चुके हैं, जैसे यहाँ पर डाईअमाइन,
तो फिर हम लोग इनको दोबारा नहीं यूज़ करेंगे। तो दोबारा यूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं अभी, ट्रिस। ठीक है, तो अगर 2 होते तो हम लोग यूज़ करते बिस ट्रिस। तो ईथेन 1,2 डाइमाइन के नाम के आगे हमेशा ऐसे ही यूज़ करना है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा ट्रिस ईथेन 1,2 डाइमाइन कोबाल्ट 3 आयन। ठीक है, तो ऐसे आप इसकी IUPAC नेमिंग को सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको 8-9 एग्जाम्पल्स यहाँ पर सोल्व करवा दी हैं, तो आई होप कि आप लोग इन्हें अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। तो आगे आता है अभी वर्नर्स थ्योरी। वर्नर थ्योरी ने हमें क्या बताया था अभी, वर्नर थ्योरी ने वैलेंसेस के बेसिस पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। उसने कहा था कि 2 तरह की वैलेंसेस होती हैं अभी, 2 टाइप्स ऑफ द वैलेंसेस, प्राइमरी वैलेंसी एंड द सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी तो ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग बनती है। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग वहां पर कौन से दैट इज द आयंस बनने हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयनाइजेबल होती है, वो कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रहते हैं। तो विच इज कोरेस्पॉन्डिंग टू दी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, उसको उससे हमें जो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये थे भी वर्नर थ्योरी के बारे में कि उसने हमें क्या क्या बताया। उसने प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में हमें एक्सप्लेन किया था। सो अभी इसमें से कुछ ऐसी एग्जांपल्स आती हैं जो हमें एग्जाम में से पूछी जाती हैं कि जैसे 1 मोल ऑफ दिस कंपाउंड COCl3 5 अमोनिया वाज ट्रीटेड विद द एक्सेस ऑफ द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, 2 moles of AgCl was precipitated, द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। तो हमें कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला सोल्व करना होता है। तो आपने यहाँ पर क्या याद रखना है अभी, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स में सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन ऐड करता हूं तो सिल्वर जो है अभी वो क्लोराइड आयंस के साथ अटैच होकर अपने प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो हमें 2 मोल ऑफ द AgCl फॉर्म होकर यहाँ पर मिल रहे हैं, यानी कि क्लोराइड आयंस के भी 2 मोल्स होंगे। अब देखो भी जितने मोल्स AgCl बनते हैं उतने ही आपने क्लोराइड आयंस को स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रख देना है। तो हमने इन Cl3 में से 2Cl को बाहर रख देना है और एक Cl हम लोग अंदर यूज करेंगे अमोनिया के साथ। तो ऐसे हमें कॉम्प्लेक्स का फार्मूला यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसी भी एग्जांपल्स आप लोगों को एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसका जो आंसर है वो आप लोगों ने वर्नर्स थ्योरी के ऊपर बेस्ड एक्सप्लेन करना है। इसके बाद कुछ ऐसी एग्जांपल्स आती हैं कि प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड पर फॉर्मूला यूनिट इन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। अगर मैं इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसोल्व करूं तो इसके कितने आयंस बनते हैं। तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट की पूरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये हमारा ऐसे ही रहेगा। एक आयन इसका बन गया और बाकी के साथ में Cl हैं, उन सभी के अलग अलग आयन बनेंगे तो 3 बन जाएंगे भी टोटल क्लोराइड आयंस। तो टोटल आयंस कितने बन गए भी 4 आयंस हमारे पास बन जाएंगे, 3 ये वाले और एक ये वाला, 3 + 1 टोटल 4 आयंस यहाँ से जनरेट हो जाएंगे। क्लियर है अभी। सो आगे आती है अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसके ऊपर बेस्ड हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के साथ इसमें जो है अभी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या है अभी, अकॉर्डिंग टू दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो सेंट्रल मेटल आयन है वो अपने D, S और P ऑर्बिटल्स को यूज करता है। अब उसके D ऑर्बिटल्स भी यहाँ पर N-1D भी हो सकते हैं और यहाँ पर ND भी हो सकते हैं, यानी कि 2 ऑप्शन है भी, इनर D ऑर्बिटल्स या फिर आउटर D ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इनर और आउटर D ऑर्बिटल्स में से कोई एक D ऑर्बिटल्स विद S एंड P ऑर्बिटल्स वो यूज करेगा फॉर द हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म द सेट ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, जिनके साथ फिर वो लाइगेंड्स के साथ ओवरलैप होकर अपने बॉन्ड्स बना सकता है। और इनकी कुछ स्पेसिफिक ज्योमेट्री होगी जैसे कि टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, तो ऐसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को यूज कर इनके बीच के बॉन्ड्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर तो कोऑर्डिनेशन नंबर है भी 4 तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कौन सी होगी भी, वहां पर sp3 या फिर dsp2 दो ऑप्शन है। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई यानी कि एक s ऑर्बिटल और 3 है p ऑर्बिटल, तो ज्योमेट्री कौन सी बनेगी भी, टेट्राहेड्रल। और ये जो हमारे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं भी ये जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं बिहेवियर में, मतलब इनकी स्पिन हाई रहती है। स्पिन हाई मतलब होना उनका जो है भी स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का आंसर हाई आना, यानी कि ये जनरली पैरामैग्नेटिक रहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि NiCl4 है
ऊपर है भी 2 नेगेटिव, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है। क्योंकि इसमें जो Cl अटैच हुए हैं निकल के साथ लिगेंड्स, ये एक वीक फील्ड वाले होते हैं, इसलिए ये जो कॉम्प्लेक्स है अभी वो हाई स्पिन में बनता है। ये वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अंडरस्टैंड हो जाएगा। अभी के लिए आप लोग इतना याद रख लें कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहेड्रल, एग्जांपल है NiCl4, और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। अगर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनती है, और स्क्वायर प्लेनर की एग्जांपल है अभी Ni के साथ जुड़े हैं CN4, तो ये एक लो स्पिन यानी कि डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, इसी तरह अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हो भी यहाँ पर 6, तो उसमें हमारी हाइब्रिडेशन हो सकती है भी sp3 4 ऑर्बिटल ये हो गए, और साथ में d2 दैट इज दी आउटर डी ऑर्बिटल्स। अगर यहाँ पर आउटर डी ऑर्बिटल्स हैं तो ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, जैसे कि COF6 है। अगर d2sp3 है यानी कि इनर डी ऑर्बिटल्स हैं तो ये हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, जैसे कि CO के साथ 6 अमोनिया अटैच हो, तो ये हमारे पास एग्जांपल बन सकती है। ठीक है, तो लो स्पिन में जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड यूज होते हैं, और अगर वीक फील्ड है तो वहाँ पर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। क्लियर है अभी? तो ये कुछ एग्जांपल्स आप लोगों ने याद रखनी है। एक एग्जांपल को हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर बेसिस बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन दिस कॉम्प्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ द VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले ये जो सेंट्रल मेटल हमारा जो भी एटम है, इसका एटॉमिक नंबर आपको याद हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हमने सोल्व कर लिया अभी 4s2 3d7। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व कर लेना भी सिंपल है, +3 आ जाएगी। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने रिमूव करने हैं, तो सबसे पहले s के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन d में से जाएगा, तो टोटल हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया, अभी d में 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बच जाएंगे। क्लियर है? चलो, अब हमें d में 6 इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर दिया। d में 5 ऑर्बिटल होते हैं, सबसे पहले सबको हमने 1 1 इलेक्ट्रॉन दिए, 5 आ गए, और जो 6 इलेक्ट्रॉन था वो हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है ना, फर्स्ट ऑर्बिटल में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास ये 4 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर बच चुके हैं, दैट इज द अनपेयर्ड। अब देखो भी, जब अमोनिया आएंगे 6, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी कि यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। तो क्या होगा अभी, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि पीछे के ऑर्बिटल्स में भी स्पेस है, एक एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर आ सकता है। तो ये दोनों पीछे के ऑर्बिटल्स में शिफ्ट होकर यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स की स्पेस वेकेंट कर देंगे। तो ये 2 d ऑर्बिटल, एक आगे s ऑर्बिटल था और 3 थे p ऑर्बिटल, तो ऐसे हमारी d2sp3 यानी कि इनर d ऑर्बिटल्स हमारे यूज होकर यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। 6 न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तैयार होंगे जो कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में होंगे, तो इसके साथ हमारे अमोनिया 6 आकर बॉन्ड्स बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये कॉम्प्लेक्स बनता है। तो इसमें अब कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए ये एक डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है, तो जनरली जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं वो डाईमैग्नेटिक या लो स्पिन वाले ही कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ये आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी ये फील्ड वाला कंसेप्ट जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड, ये आप लोगों को CFT यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जानने को मिल जाएगा। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट आप इसकी सोल्व कर सकते हैं। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला होता है अभी n × n+2 का स्क्वायर रूट, यानी कि यहाँ पर n है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर तो 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सो इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसके यूनिट्स होते हैं BM, दैट इज दी बोहर्स मैग्नेटन। मैंने आपको D&F ब्लॉक में भी इसके बारे में बताया था, वही सेम फार्मूला हम लोग यहाँ पर भी यूज हो रहा है। क्लियर है? चलो, तो आगे चलते हैं। CFT थ्योरी है अभी हमारी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी। ठीक है, तो इसमें क्या है, अभी इसने जस्ट ये अज्यूम किया है कि ये जो भी इन कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्डिंग होती है वो प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। सो अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, 5 d ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल आयन split into the different sets of the orbitals under the influence of the electric field of the ligands। तो इसने क्या कहा है कि पहले d ऑर्बिटल्स जो 5 होते हैं किसी भी, ठीक है ना, यहाँ पर सेंट्रल मेटल जो हमारा आयन है उसके, उन सभी की सेम एनर्जी होती है, दैट इज दीज आर दी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, सेम एनर्जी। बट जब उनके आसपास लिगेंड्स आते हैं, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच ये
5 डी ऑर्बिटल खुद को स्प्लिट करके 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, दोनों की डिफरेंट एनर्जीज हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं भी वो इन स्प्लिट हुए डी ऑर्बिटल्स के जो हमारे पास 2 सेट बन चुके हैं इनमें आकर ही रहेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन या फिर जो भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर ट्रांजिशन होगी वो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स हैं ये स्प्लिट होकर 2 सेट बने, एक बना है T2g, एक बना है EG। T2g भी यहाँ पर लोअर एनर्जी है और EG यहाँ पर भी हायर एनर्जी है। T2g में आए हैं dxy dyz dzx और यहाँ पर EG में आए हैं अभी dx² y² dz², क्योंकि पांचों डी ऑर्बिटल्स के नेम होते हैं अलग अलग, अगर याद रख सको तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अब इनमें जो है भी जो हमारी इनिशियल एनर्जी थी उससे ये जो एनर्जी का गैप हुआ है इन दोनों में T2g और EG में, इसको बोलते हैं डेल्टा O। डेल्टा O मतलब है भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, O4 है भी यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल फील्ड। हम लोग ऑक्टाहेड्रल फील्ड का केस सोल्व कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल फील्ड यूज कर लिया। ठीक है, अब देखो भी जो इनकी इनिशियल एनर्जी थी उससे ये जो ऊपर के दो जो हमारे यहाँ पर भी EG वाले ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कितनी हाई है, 3/5 ऑफ द डेल्टा O, और जो नीचे वाले हैं उनकी एनर्जी कितनी लो है, 2/5 ऑफ द डेल्टा O, यानी कि दोनों को प्लस करेंगे तो डेल्टा O हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दैट इज दी CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल्टा O क्या है भी ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए स्प्लिटिंग एनर्जी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया अभी। अगर आप लोगों को टेट्राहेड्रल फील्ड के बारे में आ जाए तो आपने जस्ट क्या करना है भी ये जो T2 वाले ऑर्बिटल ऊपर बना देने हैं और EG वाले नीचे बना देने हैं, यानी कि रिवर्स हो जाएगा फॉर दी टेट्राहेड्रल फील्ड अगर आपको आ जाए तो। ठीक है, टेट्राहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है उसकी वैल्यू ऑक्टाहेड्रल के मुकाबले काफ़ी लो रहती है और उसका फार्मूला उन दोनों में रिलेशन क्या बनता है, स्प्लिटिंग एनर्जी इन दी टेट्राहेड्रल फील्ड इज इक्वल्स टू 4/9 ऑफ दी ऑक्टाहेड्रल फील्ड की स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, तो ये आप लोग अप्रोक्सीमेट सा रिलेशन याद रख सकते हैं, एग्जाम में कई बार ये पूछा भी जा चुका है। क्लियर है, चलो। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है अभी जिसमें हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड्स के बारे में जानकारी मिलती है। वैसे तो इसमें बहुत सारे होते हैं बट कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, साइनाइड और अमोनिया दोनों स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले हैं और इस तरफ ये सभी वीक फील्ड है भी आयोडाइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड या फिर OH नेगेटिव। और H2O को आप लोग वीक स्ट्रॉन्ग बोथ साइड पर यूज़ किया जा सकता है, तो इसके लिए आपको स्पेशल केसेस को ही लर्न करना होगा। क्लियर है, तो ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड का अब इनका यूज़ क्या है वो अब हम यहाँ पर देखते हैं। अगर भी जुड़ा हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो क्या होगा, स्प्लिटिंग एनर्जी हाई हो जाएगी, जो एनर्जी का गैप है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड हुए तो हमारी स्प्लिटिंग एनर्जी पेयरिंग एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। पेयरिंग एनर्जी क्या होती है, जब हमने एक ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन रखना हो, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करना हो, जो एनर्जी वहाँ पर यूज़ होगी, रिलीज होगी, उसको बोलते हैं भी पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, अगर पेयरिंग एनर्जी लो है तो मतलब हमारी पेयरिंग होनी वहाँ पर ईजी है, जो एनर्जी लो होती है वो काम हमारा ईजिली हो जाता है। सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें अक्कर हो जाएगा। जितनी ज़्यादा पेयरिंग होगी उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की गिनती भी डिक्रीज हो जाएगी, तो हमें लो स्पिन कम्प्लेक्सेस मिलेंगे। इसके ऑपोजिट अगर स्प्लिटिंग एनर्जी स्मॉल हो, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड्स जुड़े हों, स्प्लिटिंग एनर्जी लो है देन द पेयरिंग एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर के ऑर्बिटल्स यानी कि T2g में से EG तक जा सकता है ईजिली, तो वहाँ पर हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस बन जाएंगे। दोनों के एग्जांपल्स हम लोग नीचे सोल्व करते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा ये सब कुछ क्या है। मान लीजिए आपके पास D4 इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है। ठीक है, सेंट्रल मेटल जो हमारा आयन है उसका, तो हमने इसको अरेंज करना है T2g एंड EG ऑर्बिटल्स में। ऐसी प्रॉब्लम पेपर में बहुत बार पूछी जाती है। अगर तो जुड़े हुए भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो क्या होगा भी, स्प्लिटिंग एनर्जी हायर होगी देन दी पेयरिंग एनर्जी, यानी कि पेयरिंग करवाना ईजी है। तो हमने पहले यहाँ पर प्लेस किए 1 2 3। अब जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन था वो या तो यहाँ पर ऊपर आ सकता था या फिर हम लोग यहीं पर अरेंज कर देते। अब पेयरिंग एनर्जी लो है तो हमने फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी यहीं पर ही प्लेस करवा दिया, ऊपर जाने की बजाय, क्योंकि ऊपर जाना मुश्किल है बिकॉज स्प्लिटिंग एनर्जी काफ़ी हाई है।
ठीक है। तो हमें T2G में 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए और EG में 0 इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी 2 है। तो ऐसे आप लोग इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह बाद में सोल्व कर सकते हैं। अगर तो स्प्लिटिंग एनर्जी लो है तो ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में रखकर 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, क्योंकि स्प्लिटिंग एनर्जी लो है। तो 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो T2G में आगे भी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन, EG में भी आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए। यहाँ पर 2 अनपेड थे, यहाँ पर 4 अनपेड हैं, तो हाई स्पिन कम्प्लेक्स बन जाएगा। ठीक है। तो ऐसे आप इनके इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम या फिर आयन इन द कॉम्प्लेक्स को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भी। इसके बाद आगे चलते हैं भी, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है इसके साथ रिलेटेड। ट्रांजिशन मेटल आयंस एब्जॉर्ब द स्पेसिफिक कलर ऑफ द वेवलेंथ डिपेंडिंग अपॉन द स्प्लिटिंग एनर्जी एंड द कलर अपीयर्स इज कंप्लीमेंट्री टू द एब्जॉर्ब्ड वन। इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से अंडरस्टैंड करना। वैसे आप लोगों ने D&F ब्लॉक में इसके बारे में रीड किया था, मैंने आपको वहां पर भी एक्सप्लेन ये सब कुछ किया हुआ है। तो मान लीजिए ये हमारे पास भी T2G ऑर्बिटल्स हैं, ऊपर है भी EG ऑर्बिटल्स। ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी जो इंसिडेंट रेडिएशन होगी उसमें से एनर्जी एब्जॉर्ब करके ऊपर के ऑर्बिटल में एक्साइट हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं भी DD ट्रांजिशन। ठीक है। तो इसके होने के बाद जो स्पेसिफिक वेवलेंथ अब्जॉर्ब हो चुकी है, ठीक है, एक तो अब्जॉर्ब हो गई भी वेवलेंथ, जो उस कॉम्प्लेक्स का रिमेनिंग वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हमें शो हो जाएगा, दैट इज द कलर। सो कलर अपीयर इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द अब्जॉर्ब्ड वेवलेंथ। जो वेवलेंथ अब्जॉर्ब हो चुकी है वो तो हो चुकी है अब्जॉर्ब, अब जो बाकी की वेवलेंथ उसमें रह गई हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कॉम्प्लेक्स का कलर शो होगा। सो इसको सिंपली हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द DD ट्रांजिशन। अब देखो भी, स्प्लिटिंग एनर्जी जितनी हाई रहेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी वाली वेव अब्जॉर्ब होगी। ठीक है। अगर डेल्टा O हमारी यहाँ पर हाई है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड जुड़े हैं वहाँ पर लिगेंड्स, तो एक्साइटेशन एनर्जी भी हाई रहेगी। हमें यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी अब्जॉर्ब करनी है, यानी कि स्मॉल वेवलेंथ अब्जॉर्ब करनी है। तो वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, वेवलेंथ उतनी ही स्मॉल अब्जॉर्ब होगी जितना हाई वहाँ पर भी स्प्लिटिंग एनर्जी है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स अटैच हैं। इतना क्लियर है अभी। तो इसके ऊपर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको MCQ वगैरह पूछे जाते हैं, तो आपको उनको सोल्व करने में काफ़ी ज़्यादा अब ईजी फील होंगे। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, तो जो ऊपर मैंने आपको अभी भी बताया था उस पर बेस्ड एक, ठीक है ना, प्रॉब्लम आ गई। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको ब्रेक करें, इसके आयंस बना लें। ठीक है। ये K4 पॉजिटिव हमने साइड पर निकाल दिए। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट सोल्व कर दी भी, वो आ गई +2। आई होप कि आपको अभी ये सोल्व करनी आ गई होगी भी। अब Cn है भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो हमने पहले Mn2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट सोल्व किया, तो 4s2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव हो गए, तो ये D बच गया अभी 5। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड है, क्योंकि Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो हमारे इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने मुश्किल है, तो हमारी पेयरिंग ही यहाँ पर ईजी होगी। डेल्टा O इज ग्रेटर देन दी पेयरिंग एनर्जी वाला केस अप्लाई हो रहा है। तो हमने 5 के 5 इलेक्ट्रॉन नीचे ही प्लेस कर दी, क्योंकि नीचे मैक्सिमम 6 तक आ सकते हैं। ठीक है। तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ओनली, ठीक है ना, बचा है। तो ऐसे आप इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट भी शो कर सकते हैं। क्लियर है अभी। तो ऐसे आपने इसको यूज़ करना है अभी CFT थ्योरी को प्रॉब्लम सॉल्विंग में। अब कुछ और इम्पोर्टेंट इस पर भी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कुछ यूनिक बातें हैं। निकल डज नॉट फॉर्म द कम्प्लेक्सेस विद लो स्पिन। निकल के भी जो कम्प्लेक्सेस हैं वो लो स्पिन में, ठीक है, फॉर्म नहीं होते, यानी कि हाई स्पिन में ही फॉर्म होते हैं, यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ही हमेशा होते हैं। देखते हैं अभी निकल जो है अभी, जो Ni2 पॉजिटिव बनता है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है अभी D यहाँ पर 8, क्योंकि S के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए रिमूव। D8 को अगर हमने यहाँ पर प्लेस किया तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनेगा। ठीक है। तो D8 हो गया। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग भी, ठीक है ना, करवाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होकर हमें ओनली सिंगल D ऑर्बिटल ही यहाँ पर खाली मिलता है। ठीक है। हमें चाहिए होते हैं भी 2 D ऑर्बिटल्स। ठीक है। हमें तो 2 चाहिए ना, फिर ही हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि D2sp3। ऐसा नहीं हो सकता कि एक D यहाँ से यूज़ कर ले और एक D बाद का यूज़ कर ले, ऐसा नहीं होता। ठीक है। या तो दोनों ही हमारे यहाँ पर इनर D ऑर्बिटल होंगे या फिर दोनों ही हमारे आउटर ऑर्बिटल होंगे। तो इसलिए ये भी ऑर्बिटल फिर एम्प्टी होता नहीं, ये अपनी यहाँ पर ओरिजिनल स्टेट में ही रहता है। तो हम आगे के जो D ऑर्बिटल होते हैं भी
ठीक है ना, 5d ऑर्बिटल वो यहाँ पर यूज़ हो जाते हैं, सॉरी 4d ऑर्बिटल जो होते हैं वो यहाँ से दोनों यूज़ होकर हमें जो है भी sp3d2 यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं। ठीक है भी, तो इतना आंसर आप लोगों ने एक्सप्लेन कर देना है अगर ऐसी प्रॉब्लम पूछी जाए तो। दी पाई कॉम्प्लेक्सेस आर नोन फॉर दी ट्रांजिशन मेटल्स ओनली। ट्रांजिशन मेटल्स के जब हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं उनमें कुछ पाई कॉम्प्लेक्सेस भी बन जाते हैं। ये क्या होते हैं? बिकॉज ऑफ द एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स लिगेंड्स हैविंग पाई इलेक्ट्रॉन्स, जिस लिगेंड के पास होते हैं भी पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जो कि डबल बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होते हैं, जैसे कि इथीन है या फिर बेंजीन वगैरह है। तो इनके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट हो जाते हैं इन दी वेकेंट डी ऑर्बिटल्स ऑफ द मेटल। तो इसके साथ वो वहां पर पाई कॉम्प्लेक्सेस भी बना लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है अभी? इसके अलावा भी CO इज स्ट्रोंगर कॉम्प्लेक्सिंग रीजेंट देन दी अमोनिया, यानी कि CO कार्बोनाइल वाले जो भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। ठीक है, उनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है देन सो एज कम्पेयर टू अमोनिया। इसका रीज़न क्या है? ध्यान से सुनना भी इंपॉर्टेंट है। CO इज ए गुड सिग्मा डोनर एंड गुड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। अब देखो भी सिग्मा डोनर तो बाकी के भी होते हैं, यानी कि अपना ये जो है भी इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट करते हैं। ठीक है, सिग्मा डोनर, बट वो साथ में भी पाई एक्सेप्टर भी है, मतलब वो दूसरी तरफ से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करवा कर बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना, और स्ट्रॉन्ग कर लेता है। देयर एग्जिस्ट ए बैक बॉन्डिंग, ये जो हमारी भी बैक बॉन्डिंग है फ्रॉम दी मेटल एटम, दिस इज दी बैक बॉन्डिंग। ठीक है, जो कि मेटल की ओर से CO की ओर जा रहे हैं। बैक बॉन्डिंग इन CO complexes as it accepts electron density from the filled d orbitals of the metal atom into its empty pi और pi star orbitals। ठीक है, वो क्या करता है भी, अपना तो लोन पेयर डोनेट उसने, ठीक है ना, करना ही था, वो मेटल के भी जो उसके फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं उनको अपनी तरफ खींचकर अपने जो है भी वो वेकेंट मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में जो है उसको, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके साथ के एक बैक बॉन्डिंग बन जाती है। इन सिंपल वर्ड्स देयर एग्जिस्ट ए बैक बॉन्डिंग। तो इसलिए ये जो है अभी स्ट्रोंगर कॉम्प्लेक्सिंग रीजन बन जाता है। इतना क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। इसका जो हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी, दैट इज द आइसोमरिज्म। ठीक है, अब देखो भी ये क्या होती है आइसोमरिज्म, के सेम मोलिकुलर फार्मूला हो बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो। ठीक है, सिंपल है, ये तो आप सबको ही डेफिनेशन तो पता ही होगी। ठीक है, अब तक भी जो कुछ हमने किया है VBT CFT, इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, बाकी आपकी स्क्रीन पर होते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करें, साथ में सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से चीज़ें आ जाएंगी भी। एक बार आपकी मेहनत होगी, ठीक है, आप लोग अगर आप लोग सुन रहे हैं तो साथ में सोल्व कर लोगे तो और अच्छा होगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको बिल्कुल ईजिली प्रॉब्लम्स, ठीक है, समझ आनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेना तो आपको ईजिली ये चैप्टर हो जाएगा क्लियर। तो इस पर आते हैं भी वापस। दो तरह की आइसोमरिज्म आएगी इसमें मेनली। जो फर्स्ट है भी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। इसकी जो इंपॉर्टेंट हमारे पास टाइप्स हैं दैट इज़ दी आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। आयनाइजेशन मतलब कि दो ऐसे कम्प्लेक्स जिनका फॉर्मूला सेम हो बट वो सोल्यूशन में डिफरेंट आयंस बनाएं। देखो सोल्यूशन में डिफरेंट आयंस मतलब जो उसके बाहर आयन रहेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के वही चेंज होंगे। तो जैसे कि यहाँ पर SO4 बाहर है और Br अंदर है। अगर Br हम लोग बाहर रख लें और SO4 अंदर आ जाए तो यहाँ पर जो आयन बनेगा भी वो तो SO4 का बनेगा बट यहाँ पर Br का आयन बनेगा। ऐसे दोनों डिफरेंट आयन्स बनाते हैं। सिमिलरली हमने Cl बाहर है और Cl यहाँ पर अंदर है और NO2 भी यहाँ पर अंदर है। हमने क्या किया अभी, NO2 को बाहर ले गए और Cl को यहाँ पर अंदर कर लिया और Cl2 हो गए और बाहर NO2 है, यहाँ पर NO2 का आयन बनेगा और यहाँ पर Cl का आयन बनेगा। ऐसे ये दोनों डिफरेंट आयंस बनाएंगे इन द एक्वस सॉल्यूशन, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड द आयनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, सेकंड है भी इसमें दैट इज द हाइड्रेट और सोलवेट आइसोमरिज्म। अगर नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स जो के कॉम्प्लेक्स में अटैच्ड हैं वो चेंज हो जाएं विद द काउंटर आयंस तो हमें मिलते हैं अभी हाइड्रेट आइसोमरिज्म। जैसे यहाँ पर H2O है अभी 6 और बाहर है Cl3। अगर एक Cl अंदर चल जाए और एक H2O बाहर आ जाए तो H2O अंदर बच के 5 और बाहर बच के भी Cl2। तो यहाँ पर 2 Cl आयंस फॉर्म होंगे, यहाँ पर 3 Cl आयंस बनेंगे। तो ये दोनों क्या बन गए भी, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। यानी कि जो वाटर था, ये जो इसका सोलवेंट था वही इसमें यूज हो रहा है एज ए लिगेंड। ठीक है,
ओके अभी एग्जाम्पल्स की पहचान करना सीख लोगे, यही इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारा इजी है अभी, लिंकेज आइसोमरिज्म। जब कोई एविडेंट लिगेंड अटैच हो, जैसे NO2, CN या फिर SCN, यही हमारी 3-4 एग्जाम्पल थी, तो उसकी जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट हम लोग चेंज कर दें, जैसे कि NO2 N से अटैच है, बॉन्ड बना है, अगर ये O से बॉन्ड बना ले तो ऐसे शो करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बन गए भी, लिंकेज आइसोमर्स, यानी कि दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स बन गए जस्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को चेंज करने पर। क्लियर है अभी? तो आगे है भी इसी में ही कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, जब दोनों ही पार्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यानी कि कटायन एंड अनायन दोनों ही हमारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो। तो ऐसे में क्या होता है भी, हमारे जो लिगेंड्स हैं वो यहाँ पर इंटरचेंज हो सकते हैं। अभी कोबाल्ट के साथ अमोनिया जुड़े हैं और क्रोमियम के साथ जुड़े हैं भी CN। अगर हम लोग कोबाल्ट के साथ जोड़ दें भी CN को तो ये बन जाएगा, और Cr के साथ जोड़ दें अमोनिया को, तो इन दोनों ने अपने लिगेंड्स इंटरचेंज किए हैं। ठीक है, अगर हम लोग फॉर्मूला को ऑब्जर्व करें तो ऐसी दो एग्जांपल्स क्या बन जाती हैं भी यहाँ पर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ठीक है, तो ये 4 इसकी थी मेन टाइप्स स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। आगे ऐसे ही आता है इसका सेकंड पार्ट, दैट इज द स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो में हमारा पहला पार्ट है भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, आप लोगों ने ऑलरेडी रीड की होगी। ठीक है, ऑर्गेनिक में भी आती है सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स। अगर दो, ठीक है ना, जो सेम है, जो यहाँ पर भी आइडेंटिकल हैं लिगेंड्स, वो दोनों ऑक्यूपाई करेंगे एडजेसेंट पोजीशन, तो हम इसको नाम देंगे भी सिस आइसोमर। अगर दोनों ऑक्यूपाई करेंगे भी यहाँ पर ऑपोजिट पोजीशन, तो हम इसको नाम देंगे ट्रांस आइसोमर। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी इसमें हमारी टाइप्स रहती हैं, अगर आपका है भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो ये कुछ इसमें टाइप्स हैं भी Ma2X2, यानी कि 2A हैं 2X हैं, जैसे 2 अमोनिया है 2 है Cl, या फिर 2 यहाँ पर अलग अलग है AB और बाकी के 2 सेम है X2, जैसे कि हमारे पास Py2 लगे हैं, दैट इज़ दी पिरिडीन, और Cl है और अमोनिया है, टोटल 4 हो गए। चारों ही यहाँ पर भी, ठीक है ना, अलग अलग हों तो हमारे पास 3 आइसोमर बनते हैं। इस केस में सिस ट्रांस की बजाय 3 आइसोमर बनते हैं। और अगर AB2 टाइप जुड़ा हो, यानी कि कोई बाइडेंडेंट लिगेंड जुड़ा है जिसकी दोनों साइड की बॉन्ड फॉर्मेशन जो है अभी वो डिफरेंट एटम से होती हैं, जैसे कि ग्लाइसिनेट आयन होता है। ठीक है, तो इनकी स्ट्रक्चर्स अगर आप लोग बनाकर देखें तो कुछ ऐसी बनती हैं। अभी जो हमारा Ma2X2 वाला है उसकी स्ट्रक्चर है, 2 जुड़े थे भी Cl, 2 जुड़े थे अमोनिया। अगर दोनों अमोनिया, ठीक है ना, पास पास में है, दोनों Cl भी इस तरफ पास में है, तो ये कौन सा आइसोमर बन गया, सिस। अगर दोनों Cl ऑपोजिट हो, दोनों अमोनिया भी ऑपोजिट हैं, तो वो क्या बन जाएगा, ट्रांस। मतलब एटलीस्ट 2 जो भी इसमें जुड़े हैं लाइगेंड, 2 लाइगेंड्स जो हैं अभी इनमें से एक जैसे होने चाहिए, तो उन दोनों को अगर आप लोग साथ रखेंगे तो सिस आइसोमर, ऑपोजिट रखेंगे तो वो बन जाएगा ट्रांस आइसोमर। और दूसरी इसकी एग्जांपल में हमने ग्लाइसिनेट आयन यूज़ किया है भी, एक तरफ से N बॉन्ड बना रहा है, एक तरफ से ऑक्सीजन बॉन्ड बना रहा है। अगर दूसरी तरफ से भी NN और OO, ठीक है ना, यहाँ पर एडजेसेंट पोजीशन पर हैं, तो ये बन जाएगा सिस। अगर इसको हम लोग यहाँ पर भी इंटरचेंज कर दें, तो N इस तरफ से बॉन्ड बना रहा है, O इस तरफ से बॉन्ड बना रहा है, देन इट बिकम्स दी ट्रांस आइसोमर। ठीक है भी, ऐसे होते हैं अभी। अगर हो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो इसमें मेनली 2-3 आती हैं अभी टाइप्स। Ma4X2, यानी कि एटलीस्ट 2 यहाँ पर सेम हो, बाकी के चारों जो हैं अभी वो आपस में सेम हो। तो इसकी एग्जांपल जैसे Cu के साथ 2 जुड़े हैं Cl2, बाकी के 4 अमोनिया हैं। अब देखो भी ये जो 4 पोजीशंस हैं ये सभी एक प्लेन में हैं, और ये जो ऊपर नीचे हैं ये दोनों प्लेन के ऊपर हैं भी परपेंडिकुलर पर, दैट इज ऑन दी एक्सियल लाइन। देखो एक्सियल वाला चारों प्लेन की जो हमारे पॉइंट्स हैं उनके साथ एडजेसेंट पोजीशन में है, क्योंकि इनके ऊपर है ये। तो Cl भी यहाँ पर हो गए एडजेसेंट, तो ये बन गया सिस आइसोमर। अगर Cl को आप लोग ऑपोजिट रख दें तो ये कौन सा बन जाएगा अभी, ट्रांस आइसोमर। ठीक है, सिमिलरली अगर आ जाए अभी Ma3B3, ठीक है, 3 एक जैसे हों, तो ऐसा होता है अभी अगर 3 एक जैसे एक फेस पर आ जाए, ये ऑक्टाहेड्रल का एक, ठीक है ना, फेस बन रहा है, 2 प्लेन वाले और एक जो उनके ऊपर है उनको आप लोग अटैच करेंगे तो एक फेस टाइप, ठीक है, चीज़ बन जाती है। ऑक्टाहेड्रल शेप के फेसेस होते हैं, तो इसको बोलते हैं अभी फेस आइसोमर, ठीक है ना, फेशियल आइसोमर। अगर ये एक ही प्लेन में ऐसे आ जाएं, ठीक है, और ये जो दूसरे थे वो कुछ इस तरह से आए,
ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे के एक तरह से, ठीक है ना, अलग अलग प्लेन्स में बन रहे हैं, इसको बोलते हैं मेरिडोनियल आइसोमर। ठीक है, तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक नेम्स इनके रखे गए हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर ऊपर इसकी दी हुई है। क्लियर है। अब अगर भी इसमें जुड़ा हो बाइडेंडेंट लिगेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CO के साथ जुड़ा है EN2, 4 बॉन्ड इसके हो गए और 2 जुड़े हैं Cl। अब फिर से हमने Cl को ही चेक करना है, अगर Cl भी यहाँ पर एडजेसेंट पोजीशन पर है तो ये सिस, अगर Cl ऑपोजिट है तो ये बन जाएगा ट्रांस। ठीक है, और बाकी हमने En अटैच करना है, En इज बाइडेंडेंट, तो इसकी 2 साइड से आपको बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट यहाँ पर, ठीक है ना, करना होगा। तो ऐसे आप लोग En को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें भी ये जो सिस आइसोमर है, दिस इज द ऑप्टिकली एक्टिव बट ट्रांस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, उसका आप लोगों को आगे आइडिया हो जाएगा, दैट इज द ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म उस वक्त बनती है भी जब क्या होता है, दिस आइसोमरिज्म अराइजेज ड्यू टू द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अगर किसी कंपाउंड की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज एज ए, ठीक है, कंपाउंड एग्जिस्ट करती है, तो वो दोनों क्या बनेंगे, ऑप्टिकल, दैट इज द आइसोमर्स। फॉर एग्जांपल CO के साथ जुड़े हैं भी En, ठीक है ना, 3, तो En3 वाली आपने स्ट्रक्चर बनाकर उसको मिरर में रखकर उसकी बना लेनी है, दैट इज द मिरर इमेज। फिर इसको मैच करना है कि क्या ये सुपर इम्पोज होती है या फिर नहीं होती। अगर ये सुपर इम्पोज हो जाती है देन जो है भी दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ये सुपर इम्पोज ना हो देन इट इज ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर बन गए। ऑप्टिकल आइसोमर भी 2 तरह के होते हैं, D और यहाँ पर L फॉर्म, यानी कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लेवोरोटेटरी। बट ये एक्सपेरिमेंटली ही आइडिया होगा कि कौन D है और कौन यहाँ से L आइसोमर है। ठीक है, इसके अलावा जो हमने अभी अभी यहाँ पर सोल्व की थी भी MAA2 X2, जिसका कि सिस आइसोमर था ऑप्टिकली एक्टिव, तो हमने इसकी ओनली सिस फॉर्म यहाँ पर बनाई है, ट्रांसफॉर्म तो ऑप्टिकली एक्टिव होगी नहीं क्योंकि उसकी मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जाती है। बट सिस वाले की मिरर इमेज हमने ड्रॉ की विच इज़ नॉन सुपर इम्पोजेबल, तो ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव बन जाता है। यानी कि इसके 2 बनेंगे भी पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और एक ज्योमेट्रिकल वाले के 2 आगे बन जाएंगे भी ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो ऐसे आप इसके सभी आइसोमर्स को भी सोल्व कर सकते हैं। ये भी NCERT में आपको प्रॉब्लम्स बताई गई हैं। ठीक है भी, इतना हो गया क्लियर। सो ये था भी आप लोगों के लिए चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो आई होप कि आप लोगों को सभी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से आइडिया हो गया होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनो भी, प्रैक्टिस करो, जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों को फ़ायदा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो ताकि उनकी भी अच्छे से रिवीजन हो जाए। बाकी के सभी चैप्टर्स भी आपको ऐसे ही यहाँ पर मिल जाएंगे, और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी साथ साथ में मिलती रहती हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।